हेलो पेनिट्रेशन टेस्टर्स। जब भी हम एक वेबसाइट में टेस्टिंग करते हैं तो उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उस वेबसाइट में कमियां ढूंढने का। और वहां पे जो सबसे पहला गोल हमारा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर हमारा होता है, वो ये होता है कि सर हमें उस वेबसाइट में यूज होने वाली हर एक फाइल, हर एक फोल्डर का कंप्लीट एड्रेस यानी यूआरएल चाहिए। उस वेबसाइट के हर एक फाइल फोल्डर का यूआरएल हमें क्यों चाहिए, यानी एक वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें क्यों चाहिए? इस रीजन से चाहिए सर, बिकॉज कोई भी वेबसाइट वनरेबल या सिक्योर उसमें यूज होने वाले फंक्शंस की बिहाफ पे होती है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत क्लियर सा कंसेप्ट समझाता है कि जितने ज्यादा फंक्शंस उतनी ज्यादा वनरेबिलिटीज, और जितने कम फंक्शंस उतनी ही कम वनरेबिलिटीज। सो यहाँ पे अगर मुझे एक वेबसाइट में फंक्शंस ढूंढने हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम पेजेस पे विजिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फंक्शंस मिलते कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, वो एक फंक्शन है, तो उसके लिए मुझे लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा। अगर मैंने वेबसाइट को स्टार्ट करा है, मैं अपनी डिटेल्स दे रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए, यानी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, साइन अप प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे माय प्रोफाइल के पेज में जाना पड़ेगा। यानी किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें उस पेज तक पहुंचना जरूरी है। उस पेज में पहुंचने के बाद हमें उसका फंक्शन यूज लेने को मिलता है, और पेज तक पहुंचने के लिए चाहिए यूआरएल। सो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूस्क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेब की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। हम बात करेंगे कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है, वहां पे क्या क्या फोल्डर्स, क्या क्या फाइल्स देखने को मिलती है, और हैकर्स के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन कौन सी है। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH के वर्जन 3 में, यानी WSCubeTech के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज कंप्लीटली पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको AI की रिचनेस के साथ अपने डाउट्स रिजॉल्व करना, अपने प्रोसेस को ऑटोमेशन में लाना, और साथ ही साथ अपने स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर डेवलप करने में कैसे इसका यूज लिया जाए, ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोग रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और एथिकल हैकिंग के कई सारे वो कंसेप्ट जो बीइंग अ बिगिनर आपको आने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट्स आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करना सीखेंगे लाइव जूम क्लासेस की मदद से। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं WSCH वर्जन 3 में, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी इनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। अब बात करते हैं इस पॉइंटर की कि सर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या डायरेक्टरीज है, और कौन सी डायरेक्टरी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमें पता है एक वेबसाइट में या तो फोल्डर्स होगी या फाइल्स होगी। आप देखोगे सबसे पहली फाइल के बारे में, जो इसका नाम है index.html, जो एक डिफॉल्ट फाइल है, जो किसी भी वेबसाइट का होम पेज माना जाता है, मेन पेज माना जाता है। इस index.html में आपके होम पेज का, आपके मेन पेज का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा कोड लिखा हुआ होता है। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल wscubetech.com, तो बाय डिफॉल्ट मुझे हमेशा ले जाया जाएगा index.html के पास, जहां पे मेरी वेबसाइट का पूरा डेटा, मुझे पूरा फ्रंट पेज जो है वो देखने को मिलेगा। यही हमारा फ्रंट पेज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है about.html का पेज, जहां पे अबाउट अस की इंफॉर्मेशन होगी। बेसिकली ओनर ने, कंपनी ने अपनी डिटेल्स दे रखी होगी। तो अगर आपको कुछ भी जानना है कंपनी के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में, इसके विजन के बारे में, गोल्स के बारे में, तो आप अबाउट अस के पेज पे जा सकते हो। और अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है, आपके मन में कोई भी तरीके की क्वेरी है, तो आप कॉन्टैक्ट अस के पेज में जाओगे, जहां पे हमें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कुछ फॉर्म्स मिलते हैं, जहां पे हम एक्सेसेस जैसे अटैक्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे अटैक्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। बिकॉज इन फॉर्म्स को जब हम फिल करते हैं, एक आइडिया आप सभी को दे रहा हूं, कॉन्टैक्ट अस में हमें फॉर्म मिलते हैं जो कहते हैं सर अपना नेम बताओ, अपनी क्वेरी बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ, XYZ डिटेल्स मांगी जाती है। ये जो भी डिटेल्स आप फिल करते हो, ऑब्वियस सी बात है ये जाएगी और बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर होगी, जिसको यूज लिया जाएगा सेल्स टीम या एडमिन या ओनर की तरफ से। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हुआ है, जिसे सेल्स टीम देखेगी, एडमिन देखेगा, या एडमिन टीम देखेगी कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्वेरीज ऐड करी है, कितने लोगों को अलग अलग तरीके की क्वेरीज है, उनके क्वेश्चंस क्या है, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म में उस पूरे डेटा को देखेंगे। यानी ये डेटा कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमारे लिखे हुए एक्सेसेस के कोड यहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, जिसे हम हिडन एक्सेसेस भी कहते हैं। तो ये डेटा हमारे लिए काम का है। क्यों ये पेज काम का है? क्योंकि सर यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिल रहा है क्वेरी फॉर्म फिल करने का, एक फॉर्म फिल करने का फंक्शन मिल रहा है। वो फॉर्म कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस फॉर्म में लिखा हुआ डेटा कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सर वो वहाँ पे LMS में, लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में या CMS में यूज लिया जाता है। अब हम बात करते हैं CSS का। CSS का मतलब क्या है सर? CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट का एक फोल्डर है। तो आपने अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को डिजाइन, उनको स्टाइल करने के लिए जो भी कोड और प्रोग्राम लिखे हैं, वो CSS के अंदर आता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के हम नहीं मानेंगे। देन हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट।
सर वेबसाइट में मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इंटरेक्शन और अच्छा करने के लिए जावास्क्रिप्ट का काफ़ी यूज़ लिया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के इस फोल्डर में आपको वो सारी जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगी जो वेबसाइट के डेवलपर ने यूज़ ली है वेबसाइट में एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे कई जावास्क्रिप्ट्स को देख के आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन की जावास्क्रिप्ट है, सिक्योरिटी की जावास्क्रिप्ट है, वैलिडेशंस की जावास्क्रिप्ट है। उससे आप देख के समझ पाते हो कि क्या क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है, जिससे पढ़ के समझने के बाद आपके लिए उन्हें बाईपास करना आसान हो जाता है। आपके लिए उनका कोई सॉल्यूशन ढूंढना, आपके लिए उनका एक लूपहोल ढूंढना आसान हो जाता है। बात करते हैं इमेजेस नाम के फोल्डर की, जिसमें सारी की सारी इमेजेस आएगी जैसा इसका नाम हमें बता रहा है। इमेजेस के अलावा हमारे पास फॉन्ट्स नाम का फोल्डर है जिसमें हमारे फॉन्ट्स जो है स्टोर करी जाती है। फॉन्ट स्टाइल जो होती है वो स्टोर करी जाती है। और कई बार हमारी वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए, उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए हम एक्सटर्नल फॉन्ट्स की लाइब्रेरीज भी लेके आते हैं, तो वो हमें उसका सारा डेटा फॉन्ट्स फोल्डर में देखने को मिलेगा। फिर वीडियोस नाम का फोल्डर के इन केस अगर हमारी वेबसाइट में कहीं कोई वीडियोस यूज हो रहे हैं तो वो इस फोल्डर में देखने को मिलेगी। फिर आता है ऑडियो नाम का फोल्डर, सेम चीज, वेबसाइट में कहीं भी कोई भी ऑडियो यूज हो रहा है तो उसकी सारी फाइल्स यहाँ देखने को मिलेगी। अब मान लेते हैं आपको वेबसाइट में कोई वीडियो यूज हो रहा है, जो वीडियो आपको चाहिए, या ऑडियो यूज हो रहा है जो आपको डाउनलोड करना है, तो ऐसे में आप ऐसे फोल्डर्स को ढूंढते हैं। आप यूआरएल में मेन डोमेन के आगे इन फोल्डर्स का एड्रेस दे देते हैं, और अगर यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की कमी हुई या अगर यहाँ पे वो डेटा पड़ा है तो शायद आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओ, जो आपके लिए फायदेमंद है। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में। तो वेबसाइट में यूज होने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर में रखे जाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। फिर हम बात करते हैं एसेट्स की। सर जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, वो इट कुड बी इमेजेस ऑल्सो, लोगो फाइल्स, जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स है, पीएनजी फाइल्स, वो सारी अलग अलग तरीके की फाइल्स, केवल इमेजेस नहीं, अलग अलग तरीके का डेटा एसेट्स में स्टोर करा जा सकता है। फिर आता है इंक्लूड्स। तो सर जो भी आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, पैकेजेस, टूल्स, सर्विसेज इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट में जोड़ रहे हैं, उनसे डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन डेवलपर कि वो उस फोल्डर का नाम क्या रख रहा है या इसमें क्या डेटा रख रहा है। देन हमारे पास आता है पेजेस नाम का फोल्डर, जिसमें कुछ एक्सटर्नल पेजेस हो सकते हैं, नॉट एक्सटर्नल पेजेस बट आपके वेबसाइट के मेन स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एक एरिया बना रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा वेब पेज बना रहा हो, एक वेबसाइट का अलग पार्टीशन बनाना चाह रहा हो, तो उससे सारे पेजेस वो पेजेस नाम के फोल्डर में दे देगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे पेजेस नाम के फोल्डर में ब्लॉग नाम का एक फोल्डर है। इसका बाय डिफॉल्ट वर्क तो WS क्यूबटेक की तरह साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज देना, साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स डेवलप करना था, लेकिन आपने देखा कि सर यहाँ तो एक पेजेस नाम का फोल्डर है, उसमें ब्लॉग नाम का फोल्डर है, उसमें सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं जो साइबर सिक्योरिटी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट हुआ है ना, अदर देन करिकुलम्स, अदर देन कोर्सेज, आपको एक डिफरेंट चीज देखने को मिली विच इज ब्लॉग। उसके अलावा अगर हमने देखा तो हमें पोर्टफोलियो नाम का एक फोल्डर मिला। इसमें क्या होता है सर, अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो उसने जो जो वेबसाइट्स बनाई है, जो जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो उसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर रही है, उसकी टेम्पलेट, उसकी थीम्स या उसका एक डेमो जो है वो पोर्टफोलियो नाम के इस फोल्डर में रखा जाता है ना। तो हमें वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज जो इस कंपनी ने बनाई होगी वो सारी पोर्टफोलियो नाम के फोल्डर में देखने को मिलेगी। उसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है बैकअप नाम का फोल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। ये पर्सनली मेरा फेवरेट फोल्डर है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? सर होता क्या है कि ये वेबसाइट का पूरा कंसेप्ट काम कैसे कर रहा है। एक डेवलपर था, उस डेवलपर ने अपनी वेबसाइट बनाई, यानी मल्टीपल वेब पेजेस बनाए, जिसको मिलके एक वेबसाइट बन चुकी है। ये वेबसाइट इसने स्टोर कर दी अपने डिवाइस में जिसके पास प्राइवेट आईपी है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिवाइस जिसके पास एक प्राइवेट आईपी है उससे हम लोग बात ही नहीं कर सकते आईपी के रूल्स के हिसाब से। यानी ये डेटा सारा का सारा एक ऐसी मशीन में होना चाहिए जिसके पास पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस है, जिसे हम कहते हैं सर्वर। तो हमारे डेवलपर ने एक सर्वर परचेज करा और उस सर्वर पे पूरी की पूरी वेबसाइट, सारे फोल्डर, सारे फाइल्स कॉपी पेस्ट कर दिए, बेसिकली ट्रांसफर कर दिए। कैसे करे कि इसके पास जो डेटा था सर, इसने उसकी बनाई एक जिप फाइल बनाई जिसका नाम इसने मान लो रख दिया web.zip। अब ये web.zip नाम की फाइल जो है इसने ट्रांसफर करी अपने सर्वर में। यहाँ ट्रांसफर करने के बाद इसने एक्सट्रैक्ट कर दी, तो सारे फोल्डर, सारी फाइल्स, वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। अब ये इसको यूज ले रहा है, अब इस वेबसाइट से, सर्वर से कोई भी बात कर सकता है, बिकॉज इसके पास एक पब्लिक आईपी, एग्जांपल के तौर पे 4.4.4.4, कोई भी सर्वर से बात कर पा रहा है। बट द पॉइंट इज कि ये जो जिप फाइल है ये हमारे लिए बहुत काम की है। अच्छा, एक और सिनेरियो बताता हूँ, फिर देखते हैं कि जिप फाइल काम की क्यों है। दूसरा सिनेरियो ये है कि सर ये डेवलपर अपने सर्वर में, अपनी वेबसाइट में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसके करे गए चेंजेस की वजह से उसकी वेबसाइट खराब हो जाए।
तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, ऐसे में वो अपनी वेबसाइट का एक बैकअप रख रहा है कि अगर उसके करे गए चेंजेस की वजह से वेबसाइट खराब होती भी है तो पूरी वेबसाइट डिलीट करके, पूरा डेटा हटा के, सारे फाइल फोल्डर्स हटा के वो अपनी वेबसाइट का जो उसने बैकअप रिसेंटली बनाया था उससे एक्सट्रैक्ट कर देगा। यानी वेबसाइट के सभी फाइल फोल्डर्स की एक जिप फाइल बनाई, अब उनमें चेंजेस करे, अगर कुछ गलत कर भी दिया तो बैकअप पड़ा है, यानी वेबसाइट वापस रिकवर करी जा सकती है, और अगर सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने जो बैकअप फाइल बनाई ये भी जिप फाइल होती है। अब चाहे बैकअप वाली जिप फाइल हो, चाहे ट्रांसफर वाली जिप फाइल हो, ब्राउजर का प्लस इंटरनेट का एक बहुत ही शानदार सा रूल है। रूल ये कहता है कि अगर आपका ब्राउजर किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकता तो वो उसे डाउनलोड कर देगा डायरेक्टली, और अगर ओपन कर सकता है तो आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, आज अगर हमारे ब्राउजर के पास पावर है कि वो एक इमेज को रन कर सकता है, तो जब भी आप उसे किसी इमेज का यूआरएल दोगे, इमेज का एड्रेस दोगे, तो वो उस इमेज को ओपन कर देगा। अगर मैं पीडीएफ का यूआरएल दूंगा वो उसे ओपन कर देगा क्योंकि वो उसे ओपन कर सकता है। लेकिन अगर मैं एक ईएक्सी फाइल का एड्रेस दूं, एक ईएक्सी फाइल का यूआरएल दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राउजर उसे ओपन नहीं कर सकता, तो वो उसे सीधा डाउनलोड कर देगा। और ऐसा हर एक्सटेंशन, ऐसी हर फाइल जो अभी तक ब्राउजर ओपन नहीं कर सकता है, वो सारी की सारी फाइल्स ब्राउजर आपकी डिवाइस में डाउनलोड कर देता है। तो सर अगर हमने ये जिप फाइल का एड्रेस ढूंढ लिया, क्योंकि हमें पता है वेबसाइट का नाम होगा /बैकअप नाम का फोल्डर होगा, /backup.zip, web.zip या new.zip इस नाम की कोई फाइल होगी। अगर हमने ये एड्रेस सही गैस कर लिया या ढूंढ लिया, तो ऐसे में वो पूरी वेबसाइट जो एज अ बैकअप रखी गई थी वो पूरी की पूरी आप डाउनलोड कर दोगे। यानी आपको वेबसाइट का कंप्लीट कोड मिल चुका है, फ्रंट एंड बैक एंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा कोड मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी बन चुकी है। बिकॉज अब कुछ बचा ही नहीं वेबसाइट में सेफ रखने के लिए, पूरी की पूरी वेबसाइट आपके डिवाइस में डाउनलोड हो चुकी है, जिसे आप बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट करके अपने लोकल होस्ट में यूज ले पाओगे। सो लर्नर्स, क्या ये सिक्योर है? नहीं है। बस इसी रीजन से बैकअप मेरा पर्सनली फेवरेट फोल्डर है। और जब आप लोग भी डिफरेंट वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे, जरूरी नहीं है बैकअप फोल्डर में, ये कहीं भी हो सकती है, ज्यादातर चांसेस है बाय डिफॉल्ट ऐसे रहती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जिप फाइल। आपको जहां भी जिप फाइल्स मिले, डीबी फाइल्स मिले, या किसी ऐसे एक्सटेंशन की फाइल मिले जो ब्राउजर ओपन नहीं करता है, जब आप उस पर क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगी और उसमें पड़ी होगी बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन। बात करते हैं नेक्स्ट की। उसके बाद हमारे पास आ रहा है favicon.ico, जो कि आइकन फाइल है ना। ज्यादातर लोगो फाइल्स भी ऐसी होती है, तो ये आइकन फाइल्स है, छोटे छोटे आइकन जो वेबसाइट में यूज लिए जाते हैं वो है। robos.txt एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। सर robos.txt का क्या काम है? तो robos.txt एक ऐसी फाइल है जिसकी मदद से हम हमारे सर्च इंजन को ये समझा पाते हैं कि उसे क्या डेटा दिखाना है और क्या डेटा नहीं दिखाना है। हमारे पास एक वेबसाइट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वेबसाइट का हर यूआरएल जो है वो सर्च इंजन पे यानी गूगल पे इंडेक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई गूगल पे जाके लिखता है WSCube एडमिन पेज, तो क्या WSCube टेक के एडमिन का पेज नॉर्मल यूजर को दिखाना चाहिए? नहीं सर। एक नॉर्मल यूजर को एडमिन का पेज क्यों देखना है, या एडमिन का यूआरएल नॉर्मल यूजर को क्यों दिया जाए? एडमिन पेज तो केवल वेबसाइट के ओनर के लिए है, और ओनर के पास तो वेबसाइट का और ओनर के पास तो एडमिन पेज का यूआरएल वैसे भी होगा। तो ये वाला एड्रेस किसी भी नॉर्मल यूजर को क्यों दिखाया जाए? नहीं दिखाने देना चाहिए। लेकिन ये बात लर्नर्स हम अपने सर्च इंजन को कैसे समझाएं, उसे कैसे बताएं कि कौन सा डेटा आप इंडेक्स में दिखा सकते हो, यानी अब अपने रिप्लाई में दिखा सकते हो, और कौन से यूआरएल्स, कौन सा डेटा नहीं दिखा सकते। वहां मदद करता है robos.txt, जिसमें हमें मेनली, या हमें जो दो फंक्शंस काम के उनके बारे में बात करेंगे, अलाउ और डिसअलाउ। ये दो फंक्शंस हमें robos.txt में देखने को मिलते हैं। अलाउ के आगे आप जितने भी एड्रेसेस लिखोगे, उसका मतलब है कि आप अपने सर्च इंजन को कह रहे हो कि ये सारे एड्रेस आप अपने रिजल्ट में दिखा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैंने डिसअलाउ में कोई भी एड्रेस लिखा, डिसअलाउ में मैंने admin.php, login.php या admin login.php, user details.php ऐसे सारे एड्रेसेस दिए, तो इसका कहने का मतलब है कि मैं सर्च इंजन को कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो यूआरएल्स मैंने डिसअलाउ में लिखे हैं ये आप अपने इंडेक्स में नहीं दिखाओगे, और लर्नर्स ट्रस्ट मी, सर्च इंजन अपने रिप्लाई में वो डेटा नहीं दिखाएगा। ऐसा करने पे किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए मुश्किल हो जाएगा वो सारे पेजेस को एक्सेस करना जो एक ओनर, जो एक एडमिन नहीं चाहता कि किसी को उनका एड्रेस मिले। विदाउट यूआरएल हम इंटरनेट का कोई डेटा एक्सेस वैसे भी नहीं कर सकते। तो अब ये यूआरएल छुप रहे हैं क्योंकि यूआरएल सर्च इंजन नहीं दिखा रहा, और आप गैस करना यूआरएल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करते हैं और हम पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। robot.txt में मान लेते हैं एडमिन ने कह दिया या वेबसाइट के ओनर ने कह दिया एडमिन पेज मत दिखाओ, यूजर डिटेल वाला पेज मत दिखाओ, और सो पेजेस जो उसको लगता है कि किसी को नहीं दिखने चाहिए, जिसमें प्राइवेट डेटा है, उसको robot.txt के डिसअलाउ फंक्शन के आगे लिख दिया, जिसका यूआरएल किसी को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर आप robot.txt को ही एक्सेस कर लो तो
क्योंकि वेबसाइट के बाद अगर मैं /robot.txt लिखता हूं तो मुझे उसका सारा डेटा दिख जाएगा कि उसमें अलाउ क्या क्या कर रखा है, डिसअलाउ क्या क्या कर रखा है। डिसअलाउ में जितने यूआरएल्स है अगर हमने उसे ओपन करा तो सारा डेटा ऐसे ही मिल जाएगा। तो सर इस रीजन से robots.txt हमारे लिए काम की है, क्योंकि यहाँ से हमें वो सारी प्राइवेट फाइल्स, सारे यूआरएल्स, प्राइवेट डेटा मिल जाता है जो ओनर नहीं चाहता था कि बाकी सबको दिखे। हम डायरेक्ट उसी जगह जाते हैं और डायरेक्ट उसी डेटा को एक्सेस करते हैं ताकि हम उसमें कमियां और वल्नरेबिलिटीज इजीली फिगर आउट कर सके। अब बात करते हैं लर्नर्स नेक्स्ट फाइल की, विच इज sitemap.xml। एक सर्च इंजन के लिए वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, वेबसाइट का हर एक फाइल, हर एक फोल्डर समझने के लिए, उसके यूआरएल्स लोगों को सजेस्ट करने के लिए sitemap.xml काम आती है। क्योंकि XML का काम है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करना, तो वेबसाइट के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे अरेंज कर दिया जाता है, जिसके लिए हमारे सर्च इंजन के लिए भी ये समझना आसान हो जाता है कि इस वेबसाइट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या फाइल्स, क्या क्या फोल्डर्स यूज हो रहे हैं, उनके नाम क्या है। और लर्नर्स ये फाइल हमारी इंडेक्सिंग में भी मदद करती है। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेनिट्रेशन टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइल हमारे लिए कैसे काम की कि सर आपको चाहिए था वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, आपको ऐसे एक एक पेज में जाना नहीं था, आपको चाहिए था कि एक ही जगह पूरा स्ट्रक्चर मिल जाए ताकि मैं समझ पाऊं कि वेबसाइट में क्या क्या पेजेस हैं और क्या क्या काम हो रहे होंगे। वो स्ट्रक्चर एक ही जगह देखने के लिए sitemap.xml हमारे काम आ जाता है। हम इस sitemap.xml फाइल में जाते हैं और पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख पाते हैं। ये था इसका इंपॉर्टेंस। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ रहा है /staccess फाइल, .staccess फाइल, जिसकी डेफिनेशन क्या बता रही है, अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यानी सर ओवरऑल आपका जो सर्वर है बाय डिफॉल्ट अपाचे सर्वर होगा, आपकी वेबसाइट की जितनी भी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसके जो आपने ना अलग अलग तरीके के रीडायरेक्शंस वहां पे अप्लाई करें, यानी ओवरऑल वेबसाइट की सेटिंग्स, वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड आप जो भी कोड्स लिखते हो जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो कोड्स बाय डिफॉल्ट .staccess फाइल में लिखे जाते हैं, जो आपको अलग अलग तरीके के रीडायरेक्शंस देते हैं, फेक एरर पेज दिखाते हैं, रियल एरर पेज छुपाते हैं, आपको मल्टीपल कमी जैसे इंडेक्स ऑफ की कमी से बचाते हैं, कौन कौन से फोल्डर्स आप एक्सेस कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते, इसके लिए रूल्स भी लगाते हैं। ये सारा डेटा STXS फाइल में पड़ा है। सो अगर हमने किसी भी तरीके से STXS फाइल के डेटा को देख लिया तो इससे हमें वेबसाइट में यूज होने वाली कॉन्फ़िगरेशंस, वेबसाइट में यूज होने वाली सिक्योरिटी का पता पड़ जाएगा और ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सी सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करी गई है। ऐसे में सिक्योरिटीज को बाईपास करना, लूपहोल्स को ढूंढना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि डेवलपर ने ओवरऑल क्या क्या सिक्योरिटीज लगाई है, क्या क्या सिक्योरिटीज नहीं लगाई है। सो ये था लर्नर्स हमारा कंप्लीट वेब स्ट्रक्चर, जो ऑनेस्टली वेब पेन टेस्टिंग में आपको बहुत डिटेल और डेप्थ लेवल पे सपोर्ट करेगा। बिकॉज अगर मुझे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर पता ही नहीं है तो मैं वहाँ पेन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।